एंट्रीज भी समझ आ गई थी इसकी। अच्छा जी, आज ज़रा डिस्कस करते हैं रीइंबर्समेंट। ठीक है, ज़रा बैठ के ज़्यादा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत होगी मैं करवा दूंगा आपको, क्योंकि नुमेरिक तो है नहीं, डिस्कशन ज़रा करनी है। इसमें पैरा 53 और 54 जो है स्टैंडर्ड का, वो हमारे से बड़ा रिलेट करता है रीइंबर्समेंट में। वो कहता है वी आर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड। ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी ये, नहीं चलो मैं आज कर दूँ। Where some or all the expenditure required to settle a provision is expected to reimburse by another party। यहाँ रुकिएगा। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमने क्लेम किए हमने किसी ने क्लेम कर दिए डैमेजेस, तो ये मुझे प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ी, प्रोबेबल है प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ी। लेकिन ये सारे का सारा जो मुझे क्लेम देना पड़ रहा है वो मैंने किसी और से काम करवाया था, थर्ड पार्टी से, उसकी वजह से हुआ है, और मुझे वो अमाउंट वहां से मिल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? एक तरफ प्रोविजन आ गई, और ये यानी मसलन मैं इस तरह समझा देता हूं कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया एक पर्सन से, और आगे मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, मैं सब कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो वो डायरेक्ट तो नहीं हो सकती पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे कंप्लीट करके देगी, मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगा। अब जब मैंने उसको हैंड ओवर किया, उसको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए, उसने उसको क्लेम कर लिया डैमेजेस। अब वो जो डैमेजेस क्लेम हुए हैं, अब मैं डैमेजेस किससे क्लेम कर रहा हूं? पार्टी से, उस पार्टी से जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था। दिस इज रीइंबर्समेंट। ठीक है, अब समझ आ गई ये लफ्ज? तो वो कहता है कि प्रोविजन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी। A reimbursement shall be recognized when and only when it is virtually certain that the reimbursement will be received if the entity settles the obligation। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्टिंजेंट एसेट बन रहा है यहां, जिससे मैं क्लेम करूंगा वो मेरा कॉन्टिंजेंट एसेट है। और वो एसेट कब बनेगा? प्रोबेबल पे भी नहीं बनेगा। हाँ जी, वर्चुअली सर्टन, तो वो ये वर्ड यहां से आ गया स्टैंडर्ड। असल में हम जो टेबल बनाते हैं यहीं से तो बनाई हुई है। समझ आ गई ना? ये नहीं है कि कोई टेबल से ये लिखा हुआ है, नहीं, यहां से हमने एक्सट्रैक्ट की है टेबल, तो ये चीजें मुख्तलिफ जगहों से मिल रही हैं अब हमें। ठीक है, सो रिइंबर्समेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एसेट। और ये बड़ा जरूरी है, वो आपने पढ़ा हुआ है इंट्रो से, सेटिंग ऑफ, ये कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंस और इनकम, एसेट और लाइबिलिटी कैन नॉट बी सेट ऑफ अनलेस इट इज अलाउड बाय अनदर स्टैंडर्ड या रेलिवेंट स्टैंडर्ड। अगर किसी का रेलिवेंट स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप इसको नेट ऑफ कर सकते हो तो आप बिल्कुल करो। अगर वो कहता है कि नेट ऑफ नहीं कर सकते तो आप नेट ऑफ नहीं करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे टैक्स अथॉरिटीज हैं, उस पर आप टैक्स अपने, ये जो अभी IS 12 पढ़ा है, करंट टैक्स कैलकुलेट होता है, उसमें एक विद होल्डिंग टैक्स होता है जो आप डिडक्ट करते हो, डिडक्ट करके जो बाकी है वो पे करते हो या पेएबल शो करते हो। तो यहाँ पर जो रिसीवेबल अमाउंट है, जो टैक्स पहले से आपका डिडक्ट हो गया, वो रिसीवेबल में आ रहा है, और साल के एंड में जब आपने करंट टैक्स कैलकुलेट किया उसके अगेंस्ट आपने नेट ऑफ कर दिया। क्यों? वो स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये स्टैंडर्ड ने क्लैरिटी में लिखा है कि ये अलहदा से एसेट शो होगा, प्रोविजन सेपरेट रहेगी और एसेट सेपरेट होगा। ठीक है, द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर रीइंबर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ये भी ज़हन में रखिएगा। प्रोविजन अगर मेरी 5 मिलियन की थी और मैंने आगे से जो क्लेम किया वो 5.5 मिलियन का है, और इत्तफाकन वो 5.5 मिलियन का एक्सेप्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो मैं अब रिसीवेबल जो है वो उतना अमाउंट का नहीं लिख सकता, मैं उतनी ही अमाउंट का लिखूंगा जितनी प्रोविजन है। हालांकि वो सेपरेट एसेट है, वो सेपरेट, वो कहता है उसे एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द एक्चुअल अमाउंट इज रिसीव्ड? फिर उस वक्त आप अदर इनकम रिकॉर्ड करो ना। राइट नाउ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द रिसीवेबल वो क्लियरली लिखता है कि द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। मैं 5 मिलियन से रिसीवेबल रिकॉर्ड करूंगा, जब अगला साल आता है और वो मुझे पेमेंट करता है तो मुझे 5 मिलियन की बजाय 5 मिलियन की बजाय 5.5 मिल जाता है, तो तब मैं डाल दूंगा अदर इनकम में। लेकिन प्रोविजन के अगेंस्ट तो अब भी एडजस्ट नहीं हो रहा ना।
In the statement of comprehensive income, the expense relating to provision may be presented net of amount recognized for an expense. अब देख लो reimbursement, sorry, वो ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में जो अमाउंट लेके जाओगे, दो अमाउंट आ गई। जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो उसके अगेंस्ट क्या चीज आती है एसओसीआई में, बोलिए? एक्सपेंस। एक्सपेंस। और जो चीज आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, जो रीइंबर्समेंट वाली अमाउंट है, उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट होगी? इनकम। एग्री? इनकम। ये दोनों अमाउंट कहां जा रही हैं एसओ? उसको नेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट में अमाउंट जा रही है दैट कैन बी सेट ऑफ, बट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली अमाउंट है उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए पैरा 59। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसके ऊपर मैंने अभी आपको SIC करवाना है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और ये है छोटा सा पैराग्राफ और ना ही इसमें कुछ लिखा हुआ है खास, लेकिन इसमें पूरा इंटरप्रिटेशन डेवलप हो चुका है जो हम पढ़ेंगे इसी स्टैंडर्ड के एंड पे। ये है चेंजेस इन प्रोविजन। चेंजेस इन प्रोविजन, आपने प्रोविजन क्रिएट की, कई दफा प्रोविजन ओवर स्टेट हो जाती है, कई दफा अंडर स्टेट हो जाती है, वगैरह वगैरह। उसको कैसे एडजस्ट करना है? वो कहता है प्रोविजन शैल बी रिव्यूड एट ईच एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। हर साल के एंड पे जाकर आप प्रोविजन को रिव्यू करोगे एंड एडजस्ट इट टू रिफ्लेक्ट द करंट बेस्ट एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल, केस लगा हुआ है, पहला साल है, केस हमारी लीगल टीम कहती है केस सर अभी चूंकि स्टार्ट हुआ है और अभी हमें नॉट क्लियर और केस काफी टफ लग रहा है। जब इतनी वर्डिंग किएगा तो क्या मैं उसको प्रोबेबल कंसीडर कर लूं? जब मैंने ये वर्ड यूज किया है कि केस काफी टफ लग रहा है, अभी तो केस शुरू हुआ है, टफ लग रहा है लेकिन स्टार्ट हो चुका है, तो ये टफ का वर्ड ये इसको जोर डाल रहा है कि लीगल टीम जो है दैट इज इंडिकेटिंग समथिंग। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा, फिर इसका बेस्ट एस्टिमेट लगाया जाएगा। जो भी लीगल टीम कहेगी कि जी हाँ जी इतना एस्टिमेट लगा लो, अगर हम केस आ रहे तो ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उतनी अमाउंट से हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। अब अगला पूरा साल गुजर गया, केस का फैसला नहीं आया। पाकिस्तान में कौन से फैसले होते हैं आपको पता ही है, ठीक है ना? तो ये पाकिस्तान में सबसे बेहतर अप्लाई हो सकता है IAS सर्टिफिकेट, बाहर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि साल के बाद तो वो बीच में फैसला आ चुका होगा, उन्होंने कौन सा बेचारा ने दोबारा प्रोविजन को रिव्यू करना है। एनीवे, तो पाकिस्तान प्रोविजन जो है वो आप रिव्यू करते हो, और अब लीगल टीम ये आपसे कहती है, अब दो चीजें ज़्यादा बोलूंगा। पहले वो कहती है जी कि यस द केस इज नाउ इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब क्या करोगे आप भी, अब क्या कंसिडर करोगे जब वो कहता है केस इज नाउ इन डिफिकल्ट सिचुएशन या कंडीशन? इसका मतलब है कि हम केस हार रहे हैं, हारने के चांस ज्यादा है। उसने अभी ये नहीं कहा हार रहे हैं, ठीक है, लेकिन कह गया है, तो हम बिल्कुल प्रोविजन क्रिएट करेंगे, दोबारा एस्टिमेट लेंगे। अब पिछली दफा उसने एस्टिमेट दिया जी कि 3 मिलियन सपोज, इस दफा कहते हैं जी कि एस्टिमेट जो है ना 4 मिलियन होगा, 4 मिलियन होगा। इसका मतलब 1 मिलियन से मैं प्रोविजन और क्रिएट करता हूं। आगे समझ बात? और अगर वो कहता है जी कि अब दूसरी सिचुएशन आए, अब दूसरे साल के एंड पर लीगल टीम हमें कहती है जी कि नाउ इज वेरी नियर दैट वी विल विन द केस, इट इज वेरी नियर टू विन द केस, यानी वी विल विन द केस। सो इसका मतलब है कि अब हम केस जीत जाएंगे, और विल का मतलब ये बता रहा है कि ज्यादा चांस है कि हम, तो ये पॉसिबल से भी नीचे, पॉसिबल चलो लगा लो क्योंकि 5% से शुरू हो जाता है ना पॉसिबल, अब ये प्रोबेबल नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये जब प्रोबेबल नहीं रहा, पॉसिबल हो गया, तो क्या ये प्रोविजन रहेगी? जबकि हमारा ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का आ रहा है, क्लोजिंग 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली साल के दौरान वो रिवर्सल हो जाएगी। जिस साल में प्रोविजन क्रिएट करते हो उस साल में उस साल का एक्सपेंस होता है, जिस साल में प्रोविजन रिवर्स होती है वो साल की उसकी इनकम बन जाती है। बस इतना सा पॉइंट याद रखें, ठीक है?
So if it is no longer probable that outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligations, the provision shall be reversed. ये मैं explain कर चुका हूँ आप, ये मैं कर चुका हूँ। यानी जब वो कह रहे हैं कि जब ये साल के एंड पे ये पता लगे कि अब मुझे ये पे नहीं करना पड़ेगा, आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज जो है वो प्रोबेबल नहीं रहे, तो प्रोविजन को रिवर्स करना पड़ेगा, प्रोविजन खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब आइएगा फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। एक होते हैं फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस। प्रोविजन है क्या, पढ़ लिया ना, प्रोविजन क्या है? एस्टिमेट, इट्स नॉट एक्चुअल। अगर मैं एक साल के एंड पे ये एस्टिमेट लगाता हूं कि अगले साल जो है वो मेरा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं बल्कि इतने लॉस में जा सकता है, बजट तो होता है ना उसकी बेस पे, क्या मैं उस फ्यूचर लॉसेस के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए मुझे या नहीं? लॉजिक से समझाना। करनी चाहिए। रीजन क्या है? प्रूडेंस लगा रहे हो? नहीं करनी चाहिए सर। क्यों नहीं करनी चाहिए सर एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट नहीं है। गुड, वेरी गुड। देखो पहली चीज आप छोड़ गए हो, आपने वो जो 3 चीजें पढ़ी हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसको नहीं छोड़ना। पहली कंडीशन क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट लिंक्ड एज अ पास्ट इवेंट, इट इज अ फ्यूचर इवेंट। अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो फ्यूचर इवेंट की वजह से होगा, तो इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज प्रोविजन। आगे समझ बात? इससे आगे की जो चीज आ रही है वो मैं जरा बोर्ड पे करवाना चाह रहा हूं। अच्छा, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम कहते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। लॉ में तो पढ़ा होगा, लॉ तो पास करके करके आए हो, पास किया हो ना उस्मान? अभी दिया है, चलो इंशाल्लाह पास तो हो जाएगा ना, दिया तो है ना। क्या होता है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? लॉ में बता दो, मैं अकाउंटिंग का तो पूछ ही नहीं रहा। Any contract whose cost exceeds its benefit, हर वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कॉस्ट जो है वो उसके बेनिफिट से एक्सीड कर जाए। जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस दिन तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना होगा, क्योंकि अदरवाइज तो आप प्राइस ही एग्री ना करते, ठीक है ना? वो तो नेचुरल सी बात है, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिस दिन, उस दिन तो ऑनरेस नहीं हो सकता। अगर उसी दिन ऑनरेस होता तो फिर तो आप करते ही ना। यानी अब हुआ होता ही है, ये अक्सर ना फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि हमने एक प्राइस तय कर लीजिए कि 15 मिलियन हम आपसे लेंगे, 1 साल का या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है, छोड़ दो इसका किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ऑब्वियसली मुझे इस पे कॉस्ट जो है वो ज्यादा लग रही है, कॉस्ट इस पे ज्यादा लग रही है। अब कॉस्ट जब आप लगाते हो कि कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है, प्लस आपको याद होगा IFRS 15 टच कर रहा हूं मैं इसके साथ, जो हमने FR1 में पढ़ा था, प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, दोनों को मुकम्मल दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करके कॉस्ट जो है वो 16 मिलियन हो जाती है। जैसे ही 16 मिलियन हो गई, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें क्या चीज ऐड की है? एस्टिमेटेड कॉस्ट। साल खत्म हो गया, अब कितना लॉस हो रहा है? 1 मिलियन। तो क्या मुझे 1 मिलियन लॉस के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट होनी चाहिए, करनी चाहिए? ये भी लॉस है, जरा ज़हन में रखिएगा, और ये भी लॉस फ्यूचर में ही होगा, ये भी लॉस फ्यूचर में ही होगा। क्या इस 1 मिलियन के अगेंस्ट मुझे प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए? एनीवन? Yes, sir.
करनी चाहिए, क्यों? तो पहले क्यों नहीं लगाया प्रोविडेंस? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस में हमने क्या डिस्कशन की है कि किसी किस्म का कोई भी आपको प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लॉजिक हमने क्या ली कि इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर। लेकिन वहां प्रूडेंस क्यों नहीं लाए फिर? तो ये देखो, इसके अगेंस्ट बिल्कुल प्रोविजन क्रिएट होती है। रीजन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, ये इवेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और इसी कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो रहा है मुझे, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट है, तो बिल्कुल ये पास्ट से रिलेट करता है। और जो चूंकि लॉस हो रहा है, तो जितना लॉस है अब प्रूडेंस लगाऊंगा। प्रूडेंस फ्यूचर का आज कैसे लगा सकता हूं? पहले में मेरा सवाल ये था कि वहां प्रूडेंस क्यों नहीं लगाया? प्रूडेंस साल के एंड पे लगना है, उस टाइम वो कंडीशन ही नहीं है, मैं कहां से लगा दूं? लॉजिक समझोगे? वो तो फ्यूचर का है, वहां मैं प्रूडेंस लगा, ये तो नहीं है फ्यूचर का सारी लॉस उठा के यहां लगा दूंगा, उसकी कंडीशन तो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये 1 मिलियन की मैं बाकायदा प्रोविजन क्रिएट करूंगा। सर रिकॉल कीजिएगा IFRS 15 हमने क्या पढ़ा था, भूल गए होंगे इंशाल्लाह। सर जैसे ही लॉस एक्सपेक्ट होता है तो आप उसको फौरन रिकॉग्नाइज कर देते हाँ हैं। जी, हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले कि आउटकम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये आउटकम मेजर हो रहा है तो हम लिख रहे हैं ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि आउटकम कैन बी मेजर रिलायबली एंड इफ देयर इज अ लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। तो रिकॉग्नाइज जब मैं कर रहा हूं तो वो तो IFRS 15 के मुताबिक हो गया, लेकिन दूसरी तरफ प्रोविजन भी तो क्रिएट हो रही है ना। समझ आ गई ना बात? तो इसकी बज़ाहिर एंट्री क्या बनी? लॉस डेबिट। ये जो मैंने लॉस डेबिट किया ये IFRS 15 के थ्रू है। और क्रेडिट क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर, इसके साथ लिखा जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम, ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट। पास पेपर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था इसका, और वो केस क्या था कि आपने, अब मैं डेट वगैरह भी ले लेता हूं, जो मेरे ज़हन में आ रही है वही ले लेता हूं। 1 जनवरी 2016 को आपने एक नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट किया, नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट, एक वेयर हाउस का। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो अमाउंट आपकी एग्री हुई, 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 60 मिलियन। ठीक है, अब इसको मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो तो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ये तो मैंने ईयर्स में बताया, मंथ में भी कर लोगे। ठीक है, 31 मार्च 2016 को अब हुआ ये कि आपको ये वेयर हाउस जो है वो वकेट करना पड़ा। मैनेजमेंट ने फैसला किया कि ये वेयर हाउस आप खाली कर दो, बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल फॉर द कंपनी। दोबारा मूव कर जाते हैं पुराने वेयर हाउस में। अब अगर मैं वेयर हाउस खाली भी करता हूं तो जितनी भी पेमेंट है वो मुझे करनी पड़ेगी, फ्यूचर की भी पेमेंट। अभी मैंने पेमेंट की बात नहीं की कि कितनी कितनी कर रहे हो, वो छोड़ दो, हम तो सिर्फ ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट को मैं फोकस करना चाह रहा हूं। तो ऑब्वियसली ये मुझे 60 मिलियन पूरा देना पड़ेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और 5 साल तक देना पड़ेगा, चाहे बिल्डिंग रखूं या ना। तो वो ये लिखता है इस केस में कि वो आगे इससे रिमेनिंग पीरियड के लिए सब लीज कर देता है, रिमेनिंग पीरियड के लिए, यानी वो जो कि रिमेनिंग पीरियड बनेगा 4 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है, रिमेनिंग पीरियड। और एनुअल रेंटल जो है वो एग्री होता है 10 मिलियन। अब सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया ऑनरेस, कैसे? मैं पूरे साल की जो पेमेंट कर रहा हूं कितनी कर रहा हूं? 60 मिलियन की जो पेमेंट है वो कितने सालों की है? 5 ईयर्स की।
तो 1 साल की कितनी हुई? 12 मिलियन, वेरी सिंपल। और यहां पर मैं कितना रिसीव कर रहा हूं? वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनरेस हो गया। अब मुझे सारे का सारा जितनी अमाउंट है ना, वो सारे के सारी अमाउंट उसकी अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करनी। प्रोविजन अब कितने महीनों की होगी? 4 years and 9 month की मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा स्टेट को। ठीक है, जब प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो ऑब्वियसली पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मंथ पर मंथ, उससे मैं मल्टीप्लाई करके प्रोविजन क्रिएट करूँ, और सारा एक्सपेंस इस साल में चार्ज होगा। ठीक है, एंट्रीज वगैरह मैं उस केस में करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, व्हाट इज ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट। आगे समझ बात? कोई इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो? ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो पेपर में आता है, न्यूमेरिक में थोड़ा सा, न्यूमेरिक में ना 2 आएंगे, एक ये एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट वाला, बाकी सारे डिस्कशन। इसके बाद पैरा 75 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रीस्ट्रक्चरिंग। व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग? एनीवन? जी ऑनलाइन वाला। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? सर उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह आप चेंज करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हो बिजनेस में, या कुछ ऑपरेशंस की डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हो, वो भी रीस्ट्रक्चरिंग। ऑपरेशंस चेंज, जैसे अभी आपने बताया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाके आप पूरे का पूरा ही सिस्टम चेंज कर लेते हो, वो भी आपकी रीस्ट्रक्चरिंग। इवन मैनेजमेंट का चेंज हो जाना भी रीस्ट्रक्चर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब रीस्ट्रक्चरिंग एक छोटा प्रोग्राम नहीं है। जब भी रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है, ह्यूज कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इनकर्ड। और रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है, इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जो लॉ नहीं कहता कि रीस्ट्रक्चरिंग करो बैठ के, ये तो मैनेजमेंट फील करती है कि यार अगर हम डाइवर्सिफाई कर लें, सपोज मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करता हूं कि ये जो डाइवर्सिफाई इसलिए करेंगे, ये जो बिजनेस है ये बहुत ज्यादा ग्रूम करेगा, इसमें ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है आप, तो वो एकदम डाइवर्सिफाई करते हैं, तो उसके लिए पूरे का पूरा उनको कॉस्ट लगेगी रीस्ट्रक्चरिंग की। अब सवाल यह है कि क्या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए मुझे इसकी प्रोविजन क्रिएट करनी है? स्टैंडर्ड कहता है यस, लेकिन कुछ कंडीशन देता है इधर, ये बहुत जरूरी है और ये आपने अच्छी तरह याद करके जानी है, पेपर में ये लिखनी पड़ेगी आपको। ये मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, अभी सिर्फ मैं रीड कर रहा हूं। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, देयर मस्ट बी अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान। यानी आपका पहली चीज तो है कि रीस्ट्रक्चरिंग के लिए फॉर्मल प्लान होना चाहिए। फॉर्मल तो समझते हो ना, यानी ये कोई हवाई तीर नहीं है, बकायदा रिटर्न हर चीज फॉर्मल है कि किस डेट को कितना होगा, तभी तो आपने अमाउंट एस्टिमेट की हुई है। ठीक है, ये पहली चीज है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, अच्छा अब इसमें जो चीजें लिख रहा है वो तो खैर लिखने की हमें जरूरत नहीं है कि कितने नंबर, ये फॉर्मल प्लान में क्या क्या आएगा वो जरूरत नहीं, वो स्टैंडर्ड में दिया हुआ, लेकिन वो एग्जाम में भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर कर रहा है। पैराग्राफ में वैसे लिखता है बिजनेस और पार्ट ऑफ कंसर्न, यानी कौन सा हिस्सा बिजनेस का इफेक्ट हो रहा है वो फॉर्मल प्लान का हिस्सा होगा, यानी क्या करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्टिव जिसको कहना है, प्रिंसिपल लोकेशन जो आपकी इफेक्ट हो रही है उसको लिखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो रिटेंडेंट करोगे उसको, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपने का प्लान का हिस्सा होना चाहिए। इवन जो अमाउंट आप उस पर खर्च करोगे वो भी आप इसके अंदर इस प्लान में लिखोगे, तो ये तभी फॉर्मल हुआ ना। ठीक है, अच्छा सेकंड वो कहता है has raised a valid expectation of those affected that it will carry out the restructuring by starting the implement the plan or announcing to its main feature to those affected by it। इधर 2 पॉइंट में आसान करूंगा आपके लिए, जो इसके दूसरे स्टैंडर्ड IFRS 5 में है। ठीक है, इस पूरी वर्डिंग को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, ये जितना भी है। नंबर 1, नंबर 2, मैनेजमेंट should be committed। ये ना हो कुछ दिनों के बाद मैनेजमेंट फैसले चेंज कर ले कि नहीं करना, कमिटेड।
ठीक है, कि यानी ये करने से इनकार ना करें, कमिटेड हो, ये बहुत जरूरी है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन टू द पब्लिक। और स्पेसिफिकली पब्लिक में वो लोग आते हैं जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस पे इफेक्ट होंगे। चाहे स्टेक होल्डर्स का मतलब इसमें एम्प्लॉइज भी शामिल है, उसके भी नॉलेज में होना चाहिए कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। इन्वेस्टर्स के नॉलेज में होना चाहिए कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। गवर्नमेंट के नॉलेज में होना चाहिए कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। गवर्नमेंट भी तो स्टेक होल्डर है, टैक्स लेना है उसने, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये आपका रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन क्रिएट होगी। ये जो मैंने आखिरी लिखा है, ये IAS 10 को गौर से देखो, नॉन टू द पब्लिक एट ईयर एंड। ईयर एंड की बात ही हो रही है ना ये सारी। अगर आपने साल के एंड तक बताया ही नहीं है उनको कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, दीज आर नॉट नॉन टू द पब्लिक, खत्म होगी कहानी, फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आ गई बात जी? कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? ओके। ठीक है, उसके बाद फिर सिंपल डिस्क्लोजर आता है। देखो डिस्क्लोजर जो है, प्रोविजन का डिस्क्लोजर, वो सिंपल ये होता है रिकंसिलिएशन। साल के शुरू में प्रोविजन कितनी थी, साल के एंड पे कितनी प्रोविजन है, ड्यूरिंग द ईयर कितनी प्रोविजन आपने इंक्रीज की है, मजीद चार्ज की है, कितनी प्रोविजन ऐसी है जो रीपे की है, कितनी प्रोविजन ऐसी है जो रिवर्सल की है। सिंपल टी अकाउंट बनाओ, जो आती है वही डिस्क्लोजर। इंक्रीज और डिक्रीज आपने बताना है, लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर सारा डिस्क्रिप्टिव होता है। उसमें आपने नेचर ऑफ इवेंट, जो इवेंट हुआ है वो उसकी नेचर बताओ, क्यों हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो लिखो, ठीक है। और आपने इसको कॉन्टिंजेंट क्यों कहा, उसका उसका भी बारे में आप लिखोगे कि ये पॉसिबल है तो क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने थ्योरेटिकल लिखनी होती है, लेकिन आपके इस सिलेबस के अंदर कहीं पर आज तक प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं मांगा, ना ही मांग सकता है। उसकी रीजन है कि डिस्क्लोजर की बहुत सी चीजें चाहिए। तो पढ़ने की आता है, और चूंकि ओपन बुक है वो आपको ये तो नहीं लिखेगा कि जी डिस्क्लोजर लिखो, तो ओपन बुक खोलोगे डिस्क्लोजर लिख लोगे, ठीक है। वो तो FR1 तक देता है, FR2 में डिस्क्लोजर बनाने के लिए देता है, लिखने के लिए नहीं देता, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड था IAS 37, लेकिन 10 और 37 एक दूसरे से लाजमो मलजूम है। अब जरा दो चीजों की एंट्रीज खासतौर पे हमने सीखनी है क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि मैंने आपसे कहा था दो ऐसी आएंगी जहां पर हमारी कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन होगी, बाकी किसी जगह नहीं है। मतलब केस में एक आधा केस ऐसा आता है जहां पर हमें अमाउंट भी निकालनी पड़ती है और जर्नल एंट्रीज भी करनी पड़ती हैं, बाकी केसेस में पॉसिबल नहीं होता, फिर वो डिस्कशन करते हैं। तो मैंने आपसे बात की थी सबसे पहले डीकमीशनिंग प्रोविजन। एग्जाम्पल से ले रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको। फर्ज कीजिएगा आपने एक बिल्डिंग बाय की है 1 जनवरी 2016 को, या मशीन इंस्टॉल की है, मशीन इंस्टॉल की है जिसकी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन 12.5 मिलियन रुपीज, 12.5 मिलियन। It is estimated that useful life of machine will be 5 years, 6 years। और साथ में वो कहता है कि आफ्टर 5 years, 6 years, तो आप वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑफ ₹3.5 million।
डिस्काउंट रेट, जी डिस्काउंट रेट हम ले लेते हैं 8%। जी पहले तो 1 जनवरी की एंट्रीज करते हैं। 1 जनवरी को क्या एंट्री पास करोगे? जी बताइए। मशीन डेबिट। जी मशीन डेबिट, पीपीई डेबिट, जी बैंक क्रेडिट। जी पेबल या कैश क्रेडिट, चलो कैश ही कर लेते हैं। और डिसमेंटलिंग प्रोविजन क्रेडिट, ये मैंने कंबाइन एंट्री की है। डिसमेंटलिंग प्रोविजन क्रेडिट, असल में पीपीई एक तो 12.5 मिलियन है ना, प्लस क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो भी तो प्लस होनी है। वो प्लस करके जो अमाउंट आएगी वो पीपीवी में आएगी। कैश की अमाउंट मैं लिख सकता हूं 12.5। अब डिसमेंटलिंग प्रोविजन कैसे निकलेगी कि ये जो 3.50 की अमाउंट है जो मेरी इनकम होनी है आफ्टर 6 इयर्स, इसको 1.08 रेज टू पावर 6 कर दो -6, टू 1 राउंडिंग करके, तो 2.21 मिलियन की मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा, ये 2.21। अब ये इसका मतलब कि जो पीपीई रिकॉर्ड हुआ मेरा 14.710। जी ये एंट्री समझ गए हो? उसके बाद 31 दिसंबर 2016, हाँ जी, अब 31 दिसंबर को क्या करोगे? कौन सी एंट्री करोगे? डेप्रिसिएशन की भी। जी पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी आप किस अमाउंट पर? 14.71 पर, यानी 14.71 डिवाइडेड बाय 6, 2.45। जी 2 डेसिमल ले रहा हूं, 2.45 ही आएगा ना फिर। ये डेप्रिसिएशन हो गई। फिर 31 दिसंबर को कोई और एंट्री भी पास होगी। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। जी बिल्कुल, जो डिस्काउंट्स हैं वो अनवाइंड होंगे, तो अनवाइंडिंग डिस्काउंट करना है तो उसकी एंट्री हमने पढ़ी थी फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और डिसमेंटिंग प्रोविजन क्रेडिट। अच्छा अब इसकी अनवाउंडिंग कैसे करेंगे? जो आपने प्रोविजन क्रिएट की हुई है 2.21, इसका कितने परसेंट लूं? 8%। 18, ये 0.8। अगले साल जब आप फाइनेंस कॉस्ट निकालोगे उसकी बाकी तो उसी तरह चलेगा ना, डेप्रिसिएशन वगैरह। अगले साल जो है, अब ये एंट्री दोबारा तो नहीं करनी, ये तो हो चुकी है। अगले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री यही रहेगी, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट की भी एंट्री तो सेम रहेगी, अमाउंट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि अगले साल जब आप डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करोगे तो मेरी लाइबिलिटी 2.21 प्लस 0.18 है, यानी 2.39, उसका आप 8% लो। जो भी अमाउंट आएगी वो यहां आप लिख दो। ठीक हो गए?
अच्छा, अब आइएगा जो अभी मैं बात कर रहा था आपके साथ, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसकी एंट्री हम कैसे पास करते हैं। फर्स्ट जनवरी 2016 को आपने अब मैं इसको थोड़ा कम करूंगा, 3 इयर्स लीज कर देता हूं, नॉन कैंसिलेबल लीज की, ऑफ अ वेयर हाउस। एग्जाम वाला ही ले रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एट अ रेंटल ऑफ रुपीज 60,000 per month in advance। ठीक है, 31 मई 2016 को, ऑब्वियसली अब मैं बाकी कहानी नहीं लिख रहा, मैं सब लीज लिख देता हूं, ठीक है जी। अब हम सब लीज कर रहे हैं फॉर रिमेनिंग पीरियड और उस पर रेंट हमें मिल रहा है रुपीज 50,000 पर मंथ, और ये भी हमें एडवांस में मिलेगा। ये सारी पेमेंट एडवांस में नहीं, मंथली, ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, जैसे रेंट होता है आपका चलता है। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 30 जून 2016, रिपोर्टिंग डेट। मैं यहां तक एंट्रीज पास करूंगा, शुरू की एंट्रीज की जरूरत नहीं है। यदि 1 जनवरी 2016 को पहला रेंटल मिलेगा 1 महीने का, उसकी तो सीधी सीधी इनकम, कैश इनकम और कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट पहले महीने में, इवन 5वें महीने तक, वो तो सेम एंट्री है, उसकी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑनरेस की तरफ आना चाहता हूं। जिस दिन आपका ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो गया, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 60,000, बेनिफिट कितना है 50,000, तो 10,000 कम है बेनिफिट। मैं क्या करूं, इसकी प्रोविजन क्रिएट कर, प्रोविजन की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कितना पीरियड रह गया जी इन मंथ्स, अगर 3 इयर्स देखें तो 36 मंथ है, 36 मंथ में से 5 मंथ गुजर चुके हैं, 31 मंथ, तो मैं 31 मंथ की प्रोविजन क्रिएट करूंगा, और एक मंथ का लॉस कितना है मेरा 10,000, यह आ जाएगा 310,000, यानी 310,000 से मैं प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा, तो मेरी एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस सीधा डेबिट कर दो अगर प्रॉपर हेड नहीं पता तो, और क्रेडिट कर दूंगा मैं प्रोविजन फॉर ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट, ओसी का वर्ड जो मैंने लिखा वो ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और 310 से मैंने एंट्री पास कर दी। अच्छा, अब जब जून में आते हैं, जून में 1 जून को मुझे जून का रेंट मिल जाएगा ना, और 1 जून को ही मैंने रेंट पे भी करना है, ठीक है। अब यहां पर जरा देखिएगा कि अब चूंकि देखें, एक तो बड़ी सिंपल सी चीज है, जिससे आपने लिया है वो पर्सन कोई और है, और जिसको रेंट पे दिया है वो पर्सन कोई और है, वो अलहदा ट्रांजैक्शन कंसीडर होती है, और ये अलहदा होती है। एग्जामिनर कई दफा कंबाइन भी कर देता है, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो ज्यादा जोर हम किसकी तरफ दे रहे हैं, इसकी तरफ, लेकिन मैं अलहदा ही रखना चाह रहा हूं। जब आप रेंट रिसीव करते हो 1 जून को, क्या एंट्री पास करोगे, कैश डेबिट, रेंटल, एक्सपेंस डेबिट, नॉट इनकम। अब आप इनकम लिख ही नहीं सकते। अब देखो मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया कितनी अमाउंट से,
क्योंकि इंडिविजुअल एंट्री आपको ज्यादा कंफ्यूज करती है ना, इसलिए वो कंबाइन करता है 50,000। लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरा पॉइंट ये है कि दो लैदा ट्रांजेक्शन को लैदा रखो, क्योंकि मिस्टर ए से अगर मैं ले रहा हूं तो मिस्टर बी को पे कर रहा हूं ना, तो वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन इकट्ठी करने से एग्जामिनर गलत नहीं कर रहा, ठीक है। तो दूसरी तरफ मैं पे कर रहा हूं, पे कितना कर रहा हूं 60, तो मैं रेंटल एक्सपेंस को डेबिट करूंगा कितने से 50 से, 60 से नहीं। और ये देखो डेबिट और क्रेडिट जीरो हो गया, लेकिन पे कितना कर रहा हूं 60, तो प्रोविजन के अगेंस्ट पेमेंट करूंगा। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, यानी वो जो लाइबिलिटी क्रिएट की है उसमें 10,000 के लाइबिलिटी में पे कर रहा हूं, तो मैं डेबिट कर दूंगा प्रोविजन फॉर ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट बाय 10,000। टोटल कितना हो गया 60,000, वो मैं पे कर रहा हूं। वैसे इसकी करके कंबाइन एंट्री करनी है तो क्या करोगे, फिर रेंटल एक्सपेंस नजर ही नहीं आएगा, फिर कैश रिसीव और कैश पे नजर नहीं आएगा, सिर्फ 10,000 की एंट्री पास करोगे। वेरी सिंपल। देखो कैश डेबिट और कैश क्रेडिट सिर्फ 10,000 आएगा, एक्सपेंस क्रेडिट हो गया, प्रोविजन डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन वो जरा क्लैरिटी नहीं होती, तो मेरे ख्याल में तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ हर दफा इसी तरह अगर आ जाए तो यही एंट्री पास करो। अब साल जब खत्म हुआ 30 जून तक ये हो गया, 30 जून के बाद प्रोविजन कितनी शो हो रही है, हाँ जी। अब 30 जून की जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा 30th जून, उसका एक्सट्रैक्ट 2016, तो प्रोविजन कितनी बैलेंस है 300,000, क्योंकि 10 देखो ना 310 था, इसमें से 10 हो गया, खत्म हो गया, अब 300 रह गया। अब ये 300,000 प्रोविजन है, प्रोविजन लाइबिलिटी है, करंट नॉन करंट। नॉन करंट भी है और करंट भी है जी। जो अगले साल आपने पे करनी है, पे से मतलब वही जो 10-10 हजार अगले साल पे करना है, 120,000 वो करंट होगा और बाकी 180,000 नॉन करंट होगी। ये दो जगह आएगा, आप नॉन करंट लाइबिलिटी में भी लिखोगे और फिर करंट लाइबिलिटी में भी सेम, और यहां पे करंट पोर्शन होता है ये 120,000 की अमाउंट यहां जाएगी और रिमेनिंग 180,000 की अमाउंट नॉन करंट लाइबिलिटी में मेरी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चंस में हम करेंगे सारी चीजें, तो कल से जो है ना क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करनी है इसकी, कल से करेंगे।